अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के टॉपिक में, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या था? आपने मेरे कई लेक्चर्स में इस बात को देखा होगा कि घूम फिर करके हम एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मतलब ये कि अलग अलग स्पीशीज कैसे डेवलप हुई, और तीसरा कि इसके लिए कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि एक सिंगल लाइफ से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी डेवलप हुई होगी। बात समझिएगा, हमने कितनी बातों पर डिस्कस किया है? लाइफ की ओरिजिन, डिफरेंट स्पीशीज के ओरिजिन और उनके एविडेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉसिल से मिलने वाले एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, या दूसरे जो हम बॉडी प्लान्स, होमोलॉगस, एनालॉगस स्ट्रक्चरल जो बॉडी प्लान्स है, उससे मिलने वाले एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोगों ने इवोल्यूशन को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अब हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेचर ने वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ होगा। अभी भी बात हम फिलोसफिकल ऑर्डर में कर रहे हैं। इसके बाद जब हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ में जाएंगे तो वहां पर हम बात करेंगे ज्यादा टू द पॉइंट, टू द जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर जाकर के हम बात करेंगे। इस सेक्शन में भी जहां पर हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें भी अभी भी हम फिलोसफिकल बात ही करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बात बायोलॉजी में तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम जेनेटिक लेवल पर उस बात को ना कहें। इस सेक्शन में भी हम जो पहले से चर्चा करते आए हैं कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसका बेसिक डिबेट हमें दो थियरी से मिलता है, एक डार्विन की थियरी से और दूसरा डिवरीज की म्यूटेशन की थियरी से मिलता है। अब इन दोनों ही बातों में फिलॉसफी ज्यादा थी, दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से जेनेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में चल करके हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ में जब जाएंगे तो वहां पर हम जीन पूल की बात करेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करेंगे और पॉपुलेशन पर हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे। यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं, डार्विन की बात या डिवरीज की जो हम बात करेंगे, इसमें खास बात ये होगी कि ये बहुत स्पेसिफिक ये नहीं है कि इसमें एक इंडिविजुअल पर बात की जा रही है या पॉपुलेशन पे बात की जा रही है, लेकिन आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा मान्यता बाद में पाए, जिसको हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, डार्विन का नया रूप कहते हैं, उसमें यह बात समझ में आई कि इवोल्यूशन को समझना है तो पॉपुलेशन पर बात करना पड़ेगा और पॉपुलेशन पर जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें इस सेक्शन में अभी शामिल नहीं की गई हैं। बात समझिएगा, यहां पर जो भी हम बात करेंगे इसमें हम सिंपल फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत हद तक क्लियर नहीं होगा, जेनेटिक्स क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें एक किसी इंडिविजुअल पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन पर बात करनी चाहिए। वो बात भी यहां पर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की। आप जानते हैं कि डार्विन ने अपने बातों में एक बात रखा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नेचर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। लेकिन डार्विन ने जब ये बात कहा था, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उस बात की सबसे बड़ी कमी यह थी कि डार्विन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में नहीं जानते थे। वो जो सबसे फिट है वो कैसे आएगा, वो कहां से आएगा, उसके बारे में वो नहीं जानते थे। वो ये नहीं बता सके कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीसीज की ओरिजिन होती है किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से। जैसे डार्विन की एक सिंगल फिंच से, जिस बेसिक जो ओरिजिनल जो फिंच थी, उसे डार्विन की जो डिफरेंट टाइप्स की जो फिंचेस बनी थी वो कैसे बन गई और वो कैसे अराइव हुई होंगी, उसके बारे में बहुत हद तक डार्विन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। उन्होंने बस ये कहा था वो कहते थे कि सोसाइटी में वेरिएबिलिटी होती है, पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके से वेरिएबिलिटी होती है और बदले हुए कंडीशन में जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो सेलेक्ट किया जाता है। इसलिए उनकी बातें फिटनेस पर थी, लेकिन वो फिटनेस कैसे होती है, उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, वो बात उनको नहीं पता था। वो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं जानते थे, उनको जेनेटिक्स की आइडियाज नहीं थे। बाद में चल करके मेंडल इस बात को कहे कि एक्चुअली
कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं, वो भी नहीं जानते थे कि ये जीन्स हैं क्या नहीं है। वो बस इतनी सी बात जानते थे कि कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को डिसाइड करते हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के भीतर कुछ इनहेरेंट, कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर है, उसके भीतर कुछ ऐसे फैक्टर्स भीतर छुपे हुए होते हैं जो एक्सटर्नल फीचर्स को डिसाइड करते हैं। वो एक्सटर्नल फीचर्स को कैसे डिसाइड करते हैं, वो कौन है इनहेरिटेबल फैक्टर्स, उसके बारे में नहीं पता था। आप जानते हैं ना, मेंडल के इसी इनहेरिटेबल फैक्टर को खोजने के लिए हम पूरी की पूरी जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जेनेटिक्स में हमने इसी इनहेरिटेबल फैक्टर को खोजने के लिए जब बाद में प्रयास किया तो पता चला वो जीन्स तक की एक जर्नी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले पकड़ में आया क्रोमोसोम, फिर उसके बाद हम न्यूक्लियोप्रोटीन पर गए, फिर उसके बाद प्रोटीन पर कभी डिबेट किए, फिर न्यूक्लिक एसिड पर डिबेट किए, फिर न्यूक्लिक एसिड में उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश किए, जीन्स की हमने बात किया। जेनेटिक्स में जो हम बात करते हैं वो इसी फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं, और बाद में चल करके समझ में आया, मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर को समझना है, इवोल्यूशन को समझना है, तो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको लाना पड़ेगा, जेनेटिक्स के लेवल पर जाकर के होने वाले चेंजेस को समझना होगा, और उसमें मियोसिस की प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए आप इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मियोसिस के साथ साथ जेनेटिक्स में जो हम म्यूटेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं उसको भी आपको समझना होगा। ह्यूगो डे व्रीज ने जब एवनिंग प्रिमरोज पर जब अपना काम किया, एवनिंग प्रिमरोज पर, तो उन्होंने कहा था कि जो वेरिएशंस होते हैं पॉपुलेशन के मीन्स ऑर्गेनिज्म के भीतर जो वेरिएशंस होते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। उनके अकॉर्डिंग अचानक कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं वो रैंडमली होते हैं और उसमें धीरे धीरे चेंजेस डेवलप होते हैं। एक बात और भी उन्होंने कहा था कि चूंकि नेचर कुछ सपोर्ट करता है होने वाले चेंजेस को, तो इसीलिए डार्विन के अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस एक प्रॉपर डायरेक्शन में होते हैं। इस तरीके की बात डार्विन ने अपनी रखी थी, जबकि ह्यूगो डे व्रीज ने अपनी म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में कहा था कि सडन चेंजेस होते हैं और वो रैंडम होते हैं, वो डायरेक्शन लेस होते हैं। इस तरीके की बात कहा था, जस्ट अपोजिट बात कहा था। और इन्होंने डे व्रीज ने अपनी बात में ये शामिल करने की कोशिश की कि म्यूटेशन ही वो वजह है जिसकी वजह से स्पेसिएशन होता है, यानी स्पीशीज के बनने के लिए ये जरूरी है। जबकि डे व्रीज ने के अपोजिट डार्विन ने कहा था स्लो चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, डायरेक्शनल चेंजेस जो नेचर के नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो स्पेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये दोनों अपोजिट डिबेट थे, इसमें से किसी एक बात को मानना था, लेकिन बाद में चल करके हम हार्डी-विनबर्ग लॉ में हम देखेंगे कि दोनों ही बातें सही मानी जाती हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी हम शामिल करेंगे, तब जा करके हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर जब बेहतर तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर हम इवोल्यूशन के पूरे मैकेनिज्म को प्रूव कर पाएंगे कि आखिर इवोल्यूशन के लिए कौन से फोर्सेस ने काम किया, क्या थी उसकी बेसिक थीम, कौन सी चीजें थी जिसने इवोल्यूशन के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया। तो यहां पर डार्विन और डे व्रीज की बातें अपोजिट हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। डे व्रीज ने म्यूटेशन में जो बात कहा था उसमें उन्होंने कहा था म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं जो कि रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस होते हैं म्यूटेशन के दौरान वो रैंडम और डायरेक्शन लेस होते हैं, और सिंगल स्टेप में बहुत बड़ा म्यूटेशन बदलाव आता है, लार्ज चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, जिसको उन्होंने कहा था सॉल्टेशन की प्रक्रिया कहा था, और उसको माना था स्पेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज आप यहां पर फोकस करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। एडिशनल चीजों को बोलने से मैं इसलिए बच रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और एनसीईआरटी का अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन रखा है तो आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा एडिशनल नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट रहना है, और उसकी बेसिक थीम को बस जानना है। बाकी जो आपकी एनर्जी बच गई उसको आप केमिस्ट्री में खर्च कीजिए, फिजिक्स में खर्च कीजिए। यहाँ पर बात करते हैं डे व्रीज के बाद डार्विन के। तो वही मैंने जो पहले आपसे बताया कि डार्विन ने क्या कहा था, वेरिएशंस स्मॉल होते हैं, मीन्स स्मॉल और डायरेक्शनल
होते हैं और ये वेरिएशंस जो होते हैं जिसको आज के डेट में आप जानते हैं, ये वेरिएशंस जो वो कह रहे थे वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह वाले वेरिएशंस की बात कर रहे थे। हालांकि जेनेटिक्स के बारे में डार्विन को नहीं पता था। उसके बाद डार्विन ने ही जो बात कहा था इसमें इन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है वेरिएशंस पर। तो क्या कहा उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन अकर्स फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द इनहेरेंट वेरिएबिलिटी। सीधी सी बात यह है, आप यहां पर फोकस करें तो आप समझ पाएंगे कि जो वेरिएबिलिटी है और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शन के बाद तय होता है कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन अकर फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इनहेरेंट वेरिएबिलिटी। अब इन्वायरमेंट कैसा है और वेरिएबिलिटी कैसी है उस इंसान लोगों के बीच में। अब जो उस इन्वायरमेंट में जीने के योग्य होगा, जो जीने के लायक होगा, वही अगले जनरेशन में जा पाएगा क्योंकि नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा। तो ये बात थी। अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बनाना है तो हमें पॉपुलेशन पर बात करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं ना कि इसमें डार्विन ने कहा था कि धीरे धीरे करके स्मॉल और डायरेक्शनल कॉज होते हैं जो इवोल्यूशन को एक सही रास्ता देते हैं, यानी छोटे छोटे और डायरेक्शनल फैक्टर्स हैं, डायरेक्शनल वो पाथवे हैं जो कि इवोल्यूशन को एक रास्ता देते हैं। अब इस बात पर जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर स्टेप पर तो नेचर का एक सेलेक्टिव प्रोसेस है जो इसको डिसाइड कर रहा है। इसी वजह से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में। मैंने बताया था कि धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते हैं और नेचुरल सिलेक्शन काम करता है और एक स्पीशीज से बदली हुई दशाओं में अगली स्पीशीज बनती जाती हैं। इसके हमने डिफरेंट हमने प्रमाण भी, एविडेंसेस भी हमने देखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के एविडेंसेस आप फॉसिल्स में देखते हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज थे जो पहले की दशाओं में बेहतर थे लेकिन बाद की बदली हुई दशाओं में वो ज़्यादा फिट नहीं हो पाए तो नए लोगों ने उनकी जगह ले लिया। तो ये जो ब्रांचिंग डिसेंट की बात है और नेचुरल सिलेक्शन की बात है, ये फॉसिल से मिलने वाले एग्जांपल्स में हम प्रूव कर लेते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो बात पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। बस एक लिंक बनाना है। मेरी कोशिश रही कि एनसीईआरटी आपसे बिल्कुल दूर ना जाए, वही बातें घूम फिर करके कह रहे हैं। और मैंने भी आपको बताया कि 3 ही चीज़ है यहाँ पर, लाइफ की ओरिजिन और क्या, दूसरी ये कि आप समझ लें इसके बाद एविडेंसेस की एक ही लाइफ से मल्टीपल डायरेक्शन में स्पेसिएशन हुए और वो कौन सी थियरी थी जिसने इस तरीके के काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो उसमें हम डिफरेंट थियरीज पर ही अब हम बात कर रहे हैं और इसी सेक्शन में हमने डार्विन और डिवरीज की बात किया। मैंने आपको बताया कि डिवरीज और डार्विन की बातें अपनी अपनी जगह पे सही, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और न्यू डार्विनिज्म में हम बात करेंगे और उसमें हम कुछ और चीज़ों को ऐड करेंगे जिसको हम हार्डी विनबर्ग लॉ में हम बात करेंगे। वहाँ पर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करेंगे, उसमें जेनेटिक्स के लेवल पर हम बात करेंगे। तो वो चीज़ें हम आगे लेंगे। अभी हम पहले कुछ जो डिस्कस किए हुए जो पॉइंट्स थे जिन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए, उस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जैसे सीक्वेंस ऑफ लाइफ की बात करें, लाइफ का क्या सीक्वेंस था, ओरिजिन ऑफ लाइफ के क्या सीक्वेंसेस थे, आप बताइए। हमने बात किया था ना ओरिजिन ऑफ लाइफ में, हमने बात किया था कि सबसे पहले क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कुछ मटेरियल्स थे जो आपस में जुड़ते चले गए, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल बना। ऑर्गेनिक मटेरियल आपको याद है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन बने और ये बाद में चल करके कोलाइडल एग्रीगेट्स बनाए। आगे चल करके याद है कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स के रूप में। अब एडवांस लेवल पे माइक्रोस्फीयर की नाम आते हैं लेकिन आपके लेवल पे कोएसरवेट्स का नाम दिया गया है। फिर उससे जाकर के नए सेल की आगे रास्ता बना और कोएसरवेट्स ने ही वो रास्ता बनाया जिसमें हमने देख लिया, समझने की कोशिश किया कि कोएसरवेट्स वो स्ट्रक्चर थी जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती थी। वही प्रोसेस आगे चल करके और ज़्यादा बेहतर तरीके से जब उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो प्रोटोबायंट बना, फिर सेल्स की बात आई। तो वही सीक्वेंस जानना चाहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप जानते हैं। सबसे पहले क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर क्या हुआ कोलाइडल एग्रीगेट्स बने, यानी यही ऑर्गेनिक मटेरियल आपस में जुड़ते चले गए और एक एग्रीगेट बनाए। फिर उससे क्या हुआ इयोबायंट, फिर उसके बाद क्या हुआ
सेल्स की बात आई, बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसा ही हुआ था, यहीं से शुरू हो गया था अपनी रेप्लिका बनाने की प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कहना कि ऑर्गेनिक पहले आए फिर इनऑर्गेनिक आए, ये बात तो यहीं पर गलत साबित हो जाती है, ठीक है। फिर ये कहना कि तीसरे में देखते हैं इनऑर्गेनिक आया, बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक आया उसके बाद ये भी सही। फिर ये कहना कि इयोबायोंट आया फिर सेल आया, सेल के बाद कोलाइडल आया, ये तो गलत है, ये यहाँ होना चाहिए था, है ना। फिर ये कहना कि ऑर्गेनिक पहले आया फिर इनऑर्गेनिक आया, ये भी बात गलत साबित हो जाती, यहीं पर गलत साबित हो जाती, आगे के ऑप्शंस आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब हम बात करें यहाँ पर कोएसर्वेट्स की, तो मैंने आपको बताया था ना कोएसर्वेट्स क्या थे। कोएसर्वेट्स कोलाइडल ड्रॉपलेट्स थे जो अपनी रेप्लिका बना सकते थे। इन्होंने ही इसी स्ट्रक्चर ने सबसे पहले आइडिया दिया था, जिससे पता चला कि कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता बन रहा था अपने आप, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से फिर कोलाइडल जो मिक्सचर्स थे, उन्होंने इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम कोएसर्वेट्स कहते हैं। तो कोएसर्वेट्स थे क्या? ये कोलाइडल ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है, इसको आप रट लें। और इसमें एग्रीगेशन में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटाइटीज थे, कुछ वैसे ही जैसा आज के डेट में आप क्रोमोसोम्स के लिए कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात आप करते हैं, कुछ वैसी ही चीज़ उस समय थी कोएसर्वेट्स में। हालांकि सेल नहीं था, सेल से पहले की स्टेज थी, तो ये आप न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटाइटीज थी। तो इस ऑप्शन में ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। इसके अलावा हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के एविडेंसेस भी हमने देखा था। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हम किसे कहते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स वो जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान तो एक होता है, लेकिन वो अपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को जीने के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनमें क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन जैसी कुछ बात होती है, एडेप्टेशन के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने भीतर चेंजेस दिखाते हैं। देखते हैं कौन है होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल। तो इसमें हम बात करेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखें, क्या आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, क्या दोनों की आंखें होमोलॉगस ऑर्गन हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्टोपस क्या है, मोलस्का है, और ये मैमल्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हालांकि बात सही है कि दोनों में विजन की सेंसेशन की बात आती है, बाहर से लाइट की सेंसेशन की बात आती है, विजन नहीं, लाइट की सेंसेशन की बात दोनों में कॉमन चीज़ है, लेकिन ये दोनों ही एकदम अलग हैं, टोटली डिफरेंट है। ये सही शब्दों में कहा जाए तो ये एनालॉगस ऑर्गन की एग्जाम्पल हैं। बात करें हम विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स की, तो दोनों उड़ते हैं, यहाँ पर तो दोनों एक जगह आगे कन्वर्स हो गए। बटरफ्लाई क्या है, टोटली अलग है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, तो आप जानते हैं दोनों ही काफ़ी अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स हैं। बटरफ्लाई में क्या होता है, स्किन की फोल्ड से विंग्स बनते हैं, जबकि यहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर्स की मदद से वहाँ पर विंग्स बनते हैं, टोटली डिफरेंट है। ये भी एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन की। तो डॉल्फिन किस क्लास का एनिमल है, क्लास मैमेलिया का, और जबकि पेंगुइन क्लास एवीज का मेंबर है। चूंकि दोनों को पानी में रहना था, इसलिए दोनों ने फ्लिपर्स बनाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्लिपर ये भी क्या है, दो डिफरेंट क्लास के मेंबर्स ने एक जगह पर जीने के लिए एक जैसी मॉडिफिकेशन रखा, ये भी एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। फिर हमने एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देखा है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही होमोलॉगस ऑर्गन है। ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। और आपको पता होगा कि होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, ओरिजिन एक जैसी होती है, लेकिन बाद में उनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन अलग अलग हो जाते हैं। थॉर्न चाहे बोगनवेलिया का हो, चाहे टेंड्रिल कुकुरबिटा का हो, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। दोनों ही किसके मॉडिफिकेशन है, आप बताएं, एक्सिलरी बर्ड के। ये एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, लेकिन इतने डिफरेंट हो जाते हैं अपने जीने की कंडीशंस में कि ये बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चरल प्लान था वो दोनों में एक जैसा है। ये होमोलॉगस ऑर्गन है, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और आप समझ लें कि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, हमेशा क्वेश्चन नया बनता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा।